गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम काफी समय बाद मिलने वाले हैं द गोल्डन पर्स ग्रुप बाय वीएलएफ के प्लेटफॉर्म से। और आज ये स्पेशल सेशन लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए, जिसके लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी को टीम मेंबर चेन्नई से सीए पायल सारदा जी का। जय श्री कृष्ण पायल जी। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है पूजा दी क्लियर? जी हाँ जी। हाँ, ओके। तो हम लोग आज बहुत टाइम बाद मिले हैं हमारे गोल्डन पर्स ग्रुप के थ्रू। तो आज सीए हितेश जोशी जी है जो हमें फ्रॉम माय ओन सिटी नागपुर, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आज कि क्या हम मनी इन्वेस्ट, मतलब जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी टेक्निक्स क्या क्या है, क्या हमें बहुत लेट हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम सबने ये सब चीजें ये करी है हमारे सेशंस में कि एफडी आरडी ये सब चीजें, बट हितेश एक आपको नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि आप किस तरीके से आपके मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट हितेश, हु इज ही बेसिकली। तो हितेश इज अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर and NISM certified research analyst. तो he is a basically financial service entrepreneur, a currency trader और एक ट्रेनर है जो वेल्थ प्लानिंग में अपना एक्सपर्टीज रखते हैं। एंड ही हैज ऑलरेडी मैनेज्ड वेल्थ ओवर 150 फैमिलीज। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे सेशंस कंडक्ट किए स्कूल्स कॉलेजेस में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड पीपल, सब लोगों को कॉम्प्लेक्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स होती है उसको इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। एंड वेरी रिसेंटली उन्होंने एक वर्टिकल नेम अपना किया है मनी शेफ, एक फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर एंड बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आपको फोकस करेगा। तो ये उनका एक वर्टिकल का नाम है मनी शेफ। एंड ये हमारा फाइनेंशियल आईक्यू होता है, जो इंटेलिजेंस कोशेंट, उसको बढ़ाने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है। एंड मनी शेफ का विजन है कि आप सिटीजन्स को कैसे इन्फॉर्म रख सकते हैं एंड फाइनेंशियली अवेयर रख सकते हैं, बिकॉज एज यू से वेयर देयर इज नॉलेज देयर कम्स वेल्थ। So let's now hear about Hitesh and what are the techniques, how he goes about, and how the money can be invested in various forms. Now over to you, Hitesh. We welcome you to the Golden Purse team. Thank you. Thank you so much, Dee. Thank you so much. First of all, I would like to thank Team Golden Purse for giving me this wonderful opportunity. आप लोग ये जो नोबल कॉज कर रहे हैं इसकी एक्चुअल में इंडिया को जरूरत है, क्योंकि इंडिया इज होम टू नियरली 90%, 19% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 135 करोड़ का हमारा देश है, उसमें से 75% of the people does not even understand basic financial concepts. So financial literacy wise हम काफी पीछे हैं। So ये आपका जो नोबल कॉज है ये डेफिनेटली लोगों को काफी हेल्प करेगा। And once again, thank you so much for giving me this opportunity. I'll share my thoughts in this lecture. So I hope my voice is clear and screen is visible. Please confirm someone if my voice is clear. Yes, Hitesh, it is clear. Okay. Just a minute, I am sharing a screen. Hope my screen is visible too. Yes, it is visible. किसी को भी अगर कोई डाउट्स हो सेशन रिलेटेड तो प्लीज आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स है वो हम सेशन कंप्लीट होने के बाद कवर करेंगे। सो you can ask your doubts once the session gets completed. So let's start with the session. Thank you so much everyone for joining in. I believe in the concept of time ROI. आपने अपना valuable time दिया है, आप next 45 minutes मेरे साथ इस session में हो। I promise you one thing कि after this session gets over, you will get lot of value through this webinar. So what we will cover in this session. So first thing, is it too late to invest? What is the good time to start investing and how you can start? So prima facie ये एरिया है जिसमें हम फोकस करने वाले हैं, but there are some prerequisites जो हमें समझने हैं before start investing into the market. So उस पे हम थोड़ा टच करेंगे and then we will discuss this एरिया कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हम लेट हो चुके हैं या हमें is it a good time to start? So let's cover this concept of money management. देखिए हम सब लोग जो है, पैसा is a very crucial thing, very crucial. पैसा जो है हम कमाते हैं थ्रू जॉब या बिजनेस।
देयर इज वन थिंग कॉल्ड एक्टिव इनकम, जो आती है जहां पर हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और एक्टिव इनकम कमाते हैं. एंड द अदर थिंग इज पैसिव इनकम, जहां हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है. बट देयर आर सम लिमिटेशंस. हमारा जो वर्किंग लाइफ होता है दैट इज लिमिटेड. हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं और एटलीस्ट 30-35 साल मैक्सिमम हम काम कर सकते हैं. लाइफ टाइम हम काम नहीं कर सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये समझ में आए कि पैसे को कैसे हमें हमारे काम पे लगाना है. सो उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम. सो पैसे कमाने के दो तरीके, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो. उसके बाद स्पेंडिंग. पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल एंड डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. तो हर किसी की इनकम प्रोफाइल डिफरेंट होती है, उसी तरीके से हर किसी की स्पेंडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होती है. तो स्पेंडिंग में दो टाइप की स्पेंडिंग होती है. द फर्स्ट वन इज बेसिक नीड्स, जिसे हम कहते हैं नेसेसिटी. नेसेसिटी में हम आपका फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं, दिस इज योर नेसेसिटी, जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स. इसके अलावा जो एक्सपेंस हम करते हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, वो होते हैं आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस. तो जैसे मैंने बताया, हर किसी की स्पेंडिंग हैबिट डिफरेंट होती है. कई लोग बेसिक नेसेसिटीज पे स्पेंड करते हैं और हेवी सेविंग करते हैं, उनका सेविंग रेट काफी अच्छा होता है. कई लोग जो होते हैं, जैसी इनकम आती है स्पेंडिंग बहुत करते हैं. कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी जॉब चल रही होती है, जो फ्यूचर की इनकम को भी स्पेंड कर देते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड्स. तो स्पेंडिंग इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है. देन सेविंग. सेविंग क्या होती है? सेविंग और इन्वेस्टिंग में एक डिफरेंस होता है. सेविंग में हम रिस्क नहीं लेते, उतना पैसा सेव करते हैं. इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. बट उसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को. टेकिंग रिस्क एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, इसमें डिफरेंस होता है. तो हम सेविंग पे पहले बात करते हैं. जो पैसा आप, हमारी जो इनकम होती है, उसके बाद जो स्पेंडिंग होती है, उसके बाद जो बचता है, दैट इज सेविंग. तो हम लोग ये अप्रोच यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में कि हम पैसा कमाते हैं, उसके बाद स्पेंडिंग करते हैं और जो बचता है सेविंग. सो दिस इज रॉन्ग अप्रोच. वी नीड टू चेंज दिस. हमें कैसा करना चाहिए? जो हम पैसा कमाते हैं उसमें से पहले हम सेविंग कर ले और उसके बाद स्पेंडिंग करें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? वो आपको आने वाली स्लाइड्स में समझेगा. सो सेविंग में हम रिस्क नहीं लेते, तो ऐसे ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां हमें फर्स्ट डे पता होता है कि हमें कितने रिटर्न्स आने वाले हैं. जैसे एफडी में, नाउ वी आर लिविंग इन इंडिया. इंडिया का जो रिस्क फ्री रेट है, रिस्क फ्री रेट यानी हमारे यहाँ पे जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक एसबीआई, उसका एफडी रेट कितना है? सपोज एसबीआई एफडी रेट 6% है, तो आपका रिस्क फ्री रेट हो गया, जिसपे आपको कोई रिस्क नहीं है. तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है साल भर के बाद आपको 6% ब्याज मिल जाएगा आपके पैसों पे. तो इट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. तो ये होती है सेविंग. आप सेविंग बैंक में जो पैसा रखते हो, इनफैक्ट आप पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, गोल्ड, सिल्वर, इंश्योरेंस, डेट, लिक्विड फंड, ये सारे एसेट क्लास में जो पैसा डालते हो, इसे हम सेविंग कहते हैं. क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर कमिंग फ्यूचर. ठीक है. इन्वेस्टिंग में क्या होता है? हम रिस्क लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हाउ मच वी आर गोइंग टू मेक, कितना आरओआई हम हमारे पैसे पे बनाने वाले हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं. क्योंकि इन्वेस्टिंग एसेट क्लास में रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स, बिजनेसेस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये सारे एसेट क्लासेस आते हैं. अब जो एरा में हम हैं अभी, तो क्रिप्टो करेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट नए नए एसेट क्लास भी आ गए हैं. तो इन्वेस्टिंग में हमें पता नहीं होता जो टाइम पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे रिटर्न्स कितने आ सकते हैं. तो उसमें हम रिस्क लेते हैं. और फंडा बहुत क्लियर है कि हायर द रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न. और एज एन इन्वेस्टर हम सबका एम बहुत ही फोकस्ड और सिंपल होता है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स अचीव करने हैं हमारे पैसे पे. आरओआई जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो मैक्सिमम पॉसिबल आरओआई हमें जहां से मिल जाए बाय मेंटेनिंग आवर रिस्क, ये हम सबको चाहिए हमारे पैसों से. सो इन्वेस्टिंग हम उसे कहते हैं. सेविंग में हम हमारा पैसा जो है वो सेव करते हैं, और इन्वेस्टिंग में हमें पहले दिन पता होता है कि हमें रिटर्न कितने आने वाले हैं, हम रिस्क नहीं लेते बहुत ज्यादा. और इन्वेस्टिंग में हम रिस्क लेते हैं, हमें नहीं पता होता रिटर्न्स कितने आने वाले हैं. इन्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आने वाली स्लाइड में समझेंगे. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो पैसा होता है, पैसा तो बहुत क्रूशियल है, बट पैसे का एक एनिमी होता है और वो है इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं महंगाई. महंगाई एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली हैमर करती रहती है पैसों को. अगर मैं आपको पिछले 40 सालों का डेटा बताऊं तो पिछले 40 सालों में एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नियरली 6.5%. 6.5-7% से महंगाई हर साल बढ़ रही है. अब महंगाई बढ़ने से क्या होता है? महंगाई बढ़ने से
परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम होता है। यानी आज आपके 1000 रुपए जो चीज बाय कर सकते हैं, अगले साल आपके 1000 रुपए की पावर उतनी नहीं रहेगी, वो पावर जो है डिमिनिश होगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जो चीज आज 1000 रुपए की आ रही है, अगले साल आप देखोगे कि वो चीज 1100 रुपए में मिलेगी, 1050 में मिलेगी, 1200 में मिलेगी, क्योंकि महंगाई कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। हम लोग ये देख भी रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपके आसपास ही आप देखोगे, जैसे मिल्क, पेट्रोल, आपको समझ में आएगा महंगाई किस पेस से बढ़ रही है। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत रैपिडली इन्फ्लेशन हो रहा है। ये जो 6, 6.5, 7% का एवरेज इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर में ये नंबर और भी बढ़ा है। 10-12% से इन्फ्लेशन एजुकेशन सेक्टर में बढ़ रहा है। तो महंगाई कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। 40 सालों से रेट 6.5% है। तो आप ये समझ लो कि हर साल आपका जो पैसा है वो अपनी पावर खो रहा है। तो अगर आपका पैसा कहीं आइडल पड़ा रह गया, आपने कहीं पैसे को रखा है, आपकी कैश आइडल पड़ी रहेगी साल भर, तो आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए अगर आइडल पड़े रह गए तो अगले साल वो 1 लाख नहीं है, उसने अपनी परचेसिंग पावर खो दी है। अब वो 95,000 हो गए, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर उतनी ही रही है, क्योंकि साल भर में महंगाई भी बढ़ गई है। तो इन्फ्लेशन जो है वो एनेमी होता है पैसे का, और एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 6.5-7%। ठीक है, इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कम करता है। अब इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन किस तरीके से होता है, देखिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई होता है। देखिए, मैंने जैसे बताया, इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम करता है। आपके हाथ में अभी 1 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए का अमाउंट है। बिफोर इन्वेस्टिंग की बात करें, 1 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से ये 92,000 का इसका वैल्यू हो गया, 2 साल बाद 84, 3 साल बाद 77, 4 साल बाद 71, 5 साल बाद 65,000। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और आपका परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रहा है। तो अगर आपका पैसा आइडल पड़ा है, आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किए हो, बैंक में भी नहीं डाले हो, घर पे पड़ा है, तो पैसे की वैल्यू इस तरीके से गिर रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, अपने पैसे पे 8% का रिटर्न जनरेट करते हो, 8% एवरी ईयर, तो 1 लाख का अगले साल 1,08,000, 1,16,000, 125, 136, 146, आफ्टर 5 ईयर्स आपका जो अमाउंट है वो हो गया 146। ठीक है, अब इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो 5 साल बाद क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है, तो जो चीज आप आज 1 लाख रुपए में खरीद पा रहे हो, वो चीज का वैल्यू जो है आने वाले 5 सालों में 1,25,000 का हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। बट दो यू आर इन्वेस्टिंग, आपने वैल्यू भी बढ़ा ली अपने पैसों की, 1,45। ठीक है, 8% से अगर आपने रिटर्न जनरेट किए तो, और अगर आप अपना पैसा आइडल रख रहे हो तो पैसे की वैल्यू वैसे भी गिर रही है। तो ये इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन का पैसे पे। ये हमें दिखता नहीं है इन्फ्लेशन, बट ये हमारे पैसों को कंटिन्यूअसली हैमर करता है। दिस इज द रीजन कि हम लोग जो है इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन का रेट इज 6.5% फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, हर साल 6.5%। आज एफडी का रिटर्न इज 6%। तो अगर हम एफडी में पैसा डाल के 6% रिटर्न बना भी ले, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन 6.5-7% से बढ़ रहा है, तो आपने रिटर्न क्या बनाया एक्चुअल में? आपके रिटर्न नील है, रादर निगेटिव है। तो इसे हम कहते हैं रियल रिटर्न्स। एक होता है रिटर्न, हमें पता है पहले दिन एफडी के रिटर्न 6% है, बट व्हाट इज रियल रिटर्न? रियल रिटर्न इज एक्चुअल रिटर्न्स माइनस इन्फ्लेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये जो फिगर आता है इसे हम कहते हैं रियल रिटर्न। तो अगर हम ऐसे ऐसे क्लासेस में पैसा डालते हैं जहां पर पैसा 5%, 6% से साल भर में बढ़ रहा है, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन ही 6-7% से कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हम एक्चुअल में पैसा नहीं बना रहे, हमारे रिटर्न जो है वो निगेटिव है, क्योंकि हमें पैसा कमाने का तो उस पर टैक्स भी पे करना है। एफडी में 6% रिटर्न तो आ रहा है, बट वो टीडीएस पहले ही काट लेते हैं, तो रिटर्न हाथ में जो आता है वो निगेटिव रिटर्न है। 7% का इन्फ्लेशन, आफ्टर टैक्स आपने 5% भी बना लिया एफडी पे, तो आप -2% का रिटर्न बना रहे हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रिटर्न। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिटर्न, कि रियल रिटर्न मेरे हाथ में क्या आ रहा है आफ्टर इन्फ्लेशन एंड आफ्टर टैक्स, विच इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। इन्वेस्टिंग को समझने से पहले ये रूल को समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग फाइनेंस में जाने से पहले मैथ्स में थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। रूल ऑफ 72 हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर पता करना है कि हम अगर 6% से रिटर्न बना रहे हैं तो कितने सालों में हमारा अमाउंट डबल होगा। तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप 72 से वो रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करोगे और आपको नंबर जो मिलेगा उतना साल आपको लगेगा डबल करने में पैसा। तो 6% से आपका रिटर्न बन रहा है, 72 डिवाइड बाय 6, तो आपको 12 साल लगेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को डबल करने में। अगर आप आपका पैसा 9% से बना रहे हो तो आपको 8 साल लगेंगे आपका पैसा डबल करने में।
अगर आप आपके रिटर्न 12% से बना रहे हो तो आपको 6 साल लगेंगे पैसा डबल करने में, ठीक है। इसी तरीके से 15% से रिटर्न बन रहा है तो 4.5 साल में आपका पैसा डबल होता है, और 20 साल में आप रिटर्न बनाते हो तो 3.5 सालों में आपका पैसा डबल होता है। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हमारे इंडिया में जो है वो मेजर पैसा जो है नियरली 110 लाख करोड़ रुपए जो है एफडीज में पड़े हुए हैं इंडियन पॉपुलेशन के। 40 लाख करोड़ जो है पोस्टल सेविंग में पड़े हुए हैं। तो 150 लाख करोड़ की सेविंग जो है इंडियन हाउस होल्ड की सेविंग, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सेविंग में बहुत बिलीव करती है, तो हमारी सेविंग काफी अच्छी है। 150 लाख करोड़ की सेविंग जो है वो एफडी और पोस्टल सेविंग्स में पड़ी है हमारे यहाँ पे, जिसपे रिटर्न कितने आ रहे हैं 6%, इन्फ्लेशन कितना है 60%। तो हम लोग रियल रिटर्न निगेटिव बना रहे हैं। अब अगर हम हमारे रिटर्न्स को देखिए 10% से बनाते हैं तो 7 साल में हमारा पैसा डबल होता है, बट एफडी में हमें वही चीज करने को 12 साल लगते हैं। अब चैलेंज ये है कि हम लोगों को रिटर्न्स तो ज्यादा बनाने हैं बट हम लोगों को रिस्क समझ में नहीं आती। जब हम बात करते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमें आइडियाज नहीं होती चीजों की कि कहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। कई लोगों को ये डर लगता है कि पैसा नीचे आ जाएगा, पता नहीं होता कहाँ पैसा डालना है। ये सारे चैलेंजेस, और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी नहीं होती, इसलिए भी हम इतने प्रो इन्वेस्टर नहीं बन पाते और हम कहीं ना कहीं इन चीजों में अटक जाते हैं। अगर हम आरबीआई में बैलेंस शीट उठा के देखें इंडिया की तो मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट अगेन हमें रियल एस्टेट और गोल्ड में मिलता है। और उसका रीजन क्यों है? वी एज ए इंडियन आर इमोशनल, हमें टच और फील चाहिए। रियल एस्टेट और गोल्ड एक ऐसे एसेट क्लास है जिसमें टच एंड फील है। आप अपनी रियल एस्टेट को देख सकते हो। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भले ही ले ली, अब वो 1 करोड़ की वैल्यू भले ही 90 लाख हो जाए, आपको पता है थोड़ी वैल्यू डाउन है बट आप डरते नहीं हो क्योंकि आपको पता है आपका प्रॉपर्टी कभी ना कभी ये प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गोल्ड है, आपको पता है ये इतना सेफ है कि इसका प्राइस आगे कभी ना कभी बढ़ेगा। तो इंडिया में इमोशंस बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, तो हमें टच एंड फील चाहिए, इसलिए रियल एस्टेट और गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होते हैं इंडिया में। व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, जो कि वन ऑफ द फैंटास्टिक एसेट क्लास है सारे एसेट क्लासेस में, उसमें हमें उतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने नहीं मिलते। दो आफ्टर कोविड इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं बट स्टिल 3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओनली इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज एज ऑफ नाउ। तो ये इश्यूज होते हैं। तो हमारा चैलेंज ये है कि हमें इन्फ्लेशन का जो रेट है एटलीस्ट उससे ज्यादा के रिटर्न बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा, वी एज एन इन्वेस्टर कंप्लीटली फेल हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि सेविंग हम कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि आज का जो 1 लाख रुपए है मैंने 5 साल आगे ले जाके भी उसे 1 लाख ही बना के रखा है। अगर मैं एफडी में पैसा डाल रहा हूँ तो गोल्ड में पैसा डाल रहा हूँ। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देता है हमेशा। गोल्ड कब चलता है? जब वर्ल्ड में कोई दूसरा एसेट क्लास नहीं चलता और अनसर्टेनिटीज होती है बहुत ज्यादा, तब गोल्ड चलता है। तो गोल्ड इज अ प्रॉपर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 10-15%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 100 रुपए और अपना 100 में से 50 रुपए 60 रुपए सीधा गोल्ड में डाल दिया और 50 रुपए अपने रियल एस्टेट में डाल दिया और बाकी जगह आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमें आइडिया नहीं होती, हमें फियर होता है। और फियर क्यों होता है? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता, ठीक है, रिस्क समझ में नहीं आता। सो द चैलेंज इज टू बीट इन्फ्लेशन, रियल रेट ऑफ रिटर्न हमें पॉजिटिव लाने हैं। और वो कहां से मिलेंगे? लेट्स डिस्कस दैट। रूल ऑफ 72 इज वेरी सिंपल। जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है उसको आप 72 से डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने साल लगेंगे आपको आपके पैसे डबल करने में। अगर आपने आपकी पूरी लाइफ स्पैन में 10 डबल अचीव कर लिए, 10 डबल, तो आप 1 लाख से भी अपनी जर्नी शुरुआत करते हो तो 10 करोड़ तक पहुंच सकते हो। ये मैथ्स है, इसका इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल मैथ्स है, मैं बताता हूँ कैसे। शुरुआत की आपने 1 लाख रुपए से, अब समझ लीजिए आप हर 3 साल में अपना पैसा डबल करते हो। आप कहीं इन्वेस्ट करते हो जहां से आप 25% रिटर्न बना रहे हो और 3 साल में पैसा डबल होता है। और ऐसी 10 साइकिल आपको मिल गई। तो पहली साइकिल में 1 का 2, 2 का 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 lakhs। 1024 lakhs is 10 करोड़ 24 lakhs। शुरुआत हुई थी जर्नी 1 लाख रुपए से। द गेम इज सिंपल कि आपको हर 3 साल में 4 साल में अपना पैसा डबल करना है। तो ऐसी 10 साइकिल मिलना आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। हम ये वेल्थ क्रिएट क्यों करना चाहते हैं? हमें सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। हम सबकी जर्नी का डेस्टिनेशन बहुत क्लियर है, टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हमें पैसों के लिए काम ना करना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे।
सबका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी का इनकम प्रोफाइल, एज फैक्टर, रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है, हर किसी की स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट है, गोल्स डिफरेंट है लाइफ में। तो ऐसी 10 साइकिल अचीव करने के लिए हमें टाइम चाहिए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मिडिल क्लास में अगर हम हैं तो हमारे पास पैसों की कमी होती है। देखिए, वेल्थ बनाने के लिए दो चीजों होती है रॉ मटेरियल, एक तो पैसा मनी और दूसरा टाइम, जिसमें टाइम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आने वाली साइड में आपको समझेगा। इवन इफ आपके पास पैसा कम है चलेगा, बट टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, ये स्लाइड में भी वही दिखाया गया है कि किस रेट से अगर आप पैसा बनाते हो। जैसे आपने अपना पैसा, ये देखिए नंबर ऑफ ईयर्स है 33 ईयर्स तक, और ये नंबर ऑफ ये रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने अपना पैसा समझ लीजिए 20% से बनाया हर साल, 20% से, और ऐसा आपने कंटिन्यूअसली 25 साल भी कर लिया, तो आप 95x कर लेते हो। 95x इज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसके 95 लैक्स हो गए। 95 टाइम्स पैसा बनाना, वेल्थ ऐसे ही जनरेट होती है। ठीक है, तो 95 टाइम्स आपको 25 सालों में अचीव होगा अगर आप 20% से पैसे को मल्टीप्लाई करोगे। बट मेजोरिटी लोग जो है वो ये साइकिल में 5 से 8% के बीच में रिटर्न बनाते हैं। तो अगर आपको 100x चाहिए तो एक लाइफ इनफ नहीं है। एक लाइफ में आप 100x नहीं बना सकते, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप 6% से पैसा बनाओगे, हर 12 साल में आपका डबल होगा। ठीक है, तो पहले 12 साल के बाद 1 लाख 2 लाख होगा, अगले 12 साल के बाद 2 लाख 4 लाख होगा, तीसरे 12 साल के बाद 4 लाख 8 लाख होगा, 36 साल हो जाएंगे ऐसे में ही। चौथे साइकिल के बाद आपका 24 लाख होगा, समझ लीजिए आप 32 लाख होगा। तो इसमें पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, बट वेल्थ जनरेट नहीं हो पाएगी। तो जो सेविंग होती है ना, वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म। जब भी हम कोई चीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग, एंड इन्वेस्टिंग इन LIC, इंडोमेंट, मनी बैक प्लान्स, PPF, FD इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज सेविंग। जिस भी एसेट क्लास में 7% से नीचे के रिटर्न बन रहे हैं, इन्फ्लेशन से नीचे के, समझ लो सिंपली लॉजिकली वो सेविंग है आपकी। आप अपना पैसा सेव कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, दैट्स इट। इन्वेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ग्रो कर पाए, हमारा पैसा ग्रो कर पाए, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। ये हमारा एम होता है इन्वेस्टिंग में। सी, वॉरेन बफे, इनको तो हर कोई जानता है, इज अ इन्वेस्टिंग गॉड। वॉरेन बफे ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, और उनका स्टेटमेंट है कि मैंने 10 साल लेट कर दिया। ठीक है, तो जब वो 11 साल के थे उन्होंने शुरुआत की, उनने रिसेंटली 90 ईयर्स कंप्लीट किए। सो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 80 ईयर्स, 8 डेकेड्स। बहुत बड़ा टेन्योर होता है, बहुत बड़ा। और अगर आप उनकी जर्नी देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि वॉरेन बफे इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो पैसा क्रिएट किया है वो सडनली नहीं किया है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें क्विकली पैसा चाहिए, धीरे धीरे रिच किसी को नहीं बनना है। बट देखिए, इनने जर्नी की शुरुआत यहाँ से की। इनका जो है फर्स्ट $1 बिलियन कहाँ आया? जब वो 53 ईयर्स ओल्ड थे, यानी 11 साल से शुरुआत करने के बाद फर्स्ट $1 बिलियन जो बना उनका, वो बना 53 की एज में। उसके बाद एक्चुअल वेल्थ बनना शुरू हुई उनकी 70 साल के बाद उनके। और मेजोरिटी वेल्थ जो उनकी बनी है ना, करंटली इज $90 बिलियन, इज वर्थ $90 बिलियन। इंडियन रुपीज में अगर बात करूं तो आप समझ लीजिए मोटा मोटी 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, विच इज नियरली कम्स अराउंड इंडिया का जीडीपी। अगर आप देखो तो 2.5%, 3% इंडियन जीडीपी। इतनी बड़ी वेल्थ है उनकी। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, ही इज इन्वेस्टिंग गॉड। तो यहाँ पे उन्होंने मेजोरिटी पैसा, देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, मेजोरिटी पैसा बना है उनका ये आखिरी आखिरी एज में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इस तरीके से काम करती है। हमने जो एग्जांपल लिए थे 10 डबल का, उसमें आप देखिए पहले 5 सालों में क्या हो रहा है। 1 लाख के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32। पहले 5 साइकिल में सिर्फ 32 लाख बने, उसके बाद 64, 128, ठीक है, 7 साइकिल में 128 लैक्स बने, और उसके अगली 3 साइकिल में 9 करोड़ रुपए बने। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो स्नोबॉल इफेक्ट देती है। तो वॉरेन बफे, अगर मैं आपसे पूछूंगा अगला वॉरेन बफे कौन होगा, आप जो भी जवाब दो, बट कोई नहीं हो सकता, वो वॉरेन बफे ही हो सकता है। क्योंकि किसी को भी आराम से पैसा नहीं बनाना है, सबको क्विकली पैसा बनाना है। ये प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। ये देखिए, the power of compounding. 99% of Warren Buffett's wealth was earned after his 50th birthday,
Einstein once said that the most powerful force in the universe was the principle of compounding. It's a eighth wonder of world. जिसको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में वो पैसा बनाता है, जिसको नहीं पता वो पैसा गवाता है. सिंपल है. ये देखिए उनका जो वेल्थ बना है अभी, ही इज वर्थ $90 बिलियन. यहाँ पे तो हमारे पास जो डेटा है, दिस इज नॉट कंप्लीट, ये 7 साल पुराना है. 83, ही इज 90 years old. ही इज वर्थ $90 बिलियन. अब वॉरेन बफे का कहना ये है कि माय वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको बता देता हूँ वॉरेन बफे ने क्या किया है. वॉरेन बफे ने अपना पैसा 22% से मल्टीप्लाई किया है फॉर मोर देन 50 years. 22% रिटर्न बनाया फॉर मोर देन 50 years. ये है उनका सीक्रेट सॉस. 22% से कंपाउंडिंग हुई है मोर देन 50 years. अगर आप इसको कैलकुलेटर में डाल लो मैथमेटिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा. आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, नहीं दिखा पाएगा नंबर. तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. ठीक है. नाउ दीज आर द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ यूएस. यहाँ पर सारे फिलिप फिशर है, बेंजामिन ग्राहम है, वॉरेन बफे है, चार्ली मंगर है. ये सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है. ये यूएस के टॉप इन्वेस्टर है, सुपरस्टार इन्वेस्टर है. इन सब में एक चीज कॉमन थी कि इन लोगों ने जो पैसा बनाया वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके बनाया, यूएस में. यूएस इज अ सुपर पावर. यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. $25 ट्रिलियन का इकोनॉमी है यूएस आज. इट इज डेवलप्ड नेशन ग्लोबली. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी एज एन इंडियन, डू वी हैव अपॉर्चुनिटी ओवर हियर इंडिया में? मे बी. अब देखिए मैं आपको एक डेटा बताता हूँ. चाइना, इंडिया एंड चाइना वर एट द सेम स्टेज इन 1990 अराउंड. अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम इज प्रति व्यक्ति आय. आपके देश का हर बंदा कितना पैसा कमाता है, इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय. ये अभी इंडिया में है नियरली $2000. ठीक है. $2000 यानी मोटा मोटी हो गया 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए. ठीक है. चाइना में इट इज अराउंड $8,500. अगर आप 1990s की बात करो तो जो डिफरेंस था इंडिया और चाइना में वो बहुत निग्लिजिबल था. $5-6 का डिफरेंस था. आज जो डिफरेंस है चाइना और इंडिया में वो है $6,500 का. चाइना में जो एक टाइम गरीब देश हुआ करता था, आज वहां से वो खत्म हो गया है. पर कैपिटा इनकम इज $8,500. चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया में वही अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो तो $2,000 का है. तो हम उनसे $6,500 का गैप क्रिएट हो गया. जबकि एक समय ऐसा था हम साथ में थे. मेजोरिटी ऑफ द ग्रोथ जो चाइना में आई है वो आई है 1995 से 2010 में. तो चाइना इज द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अभी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना. यूएस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट. चाइना सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ से ग्रो कर रहा है. बट मैं आपको ये बताता हूँ कि सेकेंड लार्जेस्ट यानी पॉपुलेशन वाइज तो हम सेकंड लार्जेस्ट है ही, बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ वी आर सेकंड लार्जेस्ट. जो जीडीपी ग्रोथ हम कर रहे हैं अभी 6% 7% से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली. बहुत बड़ी ग्रोथ जर्नी की शुरुआत 2002-3 से हुई थी जब गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना था. अभी भी हम 7% से ग्रो कर रहे हैं एज अ नेशन. इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. यूएस सबसे बड़ा है $25 ट्रिलियन. चाइना है उसके बाद नियरली $17 ट्रिलियन. उसके बाद जापान है $5.5 ट्रिलियन. उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद यूके है, देन इंडिया. इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में नियरली 200 कंट्रीज है. हमारा देश इतना बड़ा है जहां पर वर्ल्ड की 19% पॉपुलेशन रहती है. 750 करोड़ लोग रहते हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 135 करोड़ के आसपास इंडिया में रहते हैं. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारी ग्रोथ जो है विच इज फिनोमिनल. कोविड को जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, तो इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ स्टोरी. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में. अगर आप पिछले सालों की बात करें, 40 सालों की, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में क्या ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे फेवर में है. हमारा देश 135 करोड़ का है, जिसमें से 60 करोड़ पीपल आर मिडिल क्लास. और ये जो मिडिल क्लास का पावर है ना, ये बहुत बड़ा पावर है. देन अगेन 69 करोड़ आर विमेन पॉपुलेशन. एक ऐसा समय था इंडिया में जब विमेन जो होती थी, देखिए आज भी वो टाबू है कि विमेन की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि होम मेकर है, हाउस वाइफ है. वर्किंग वुमेन रेशियो इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन इन इंडिया. दिस इज द प्रॉब्लम, बट इट इज इम्प्रूविंग कंटिन्यूअसली. एक समय ऐसा था जब वुमेन की जब हम बात करते थे, लेडीज की जब हम बात करते थे, घर में बहुत ज्यादा उनके डिसीजंस को,
उनके थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। बट आज जहां हम रहते हैं ना, आज क्या खाना है, क्या पहनना है, इनफैक्ट कौन से रेस्टोरेंट में जाके क्या ऑर्डर करना है, ये सारे डिसीजन भी कौन लेता है? वुमेन लेती है। तो ये चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत बड़ी थीम प्ले होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। वर्किंग वुमेन रेशियो इज करंटली लेस बट इट इज ग्रोइंग, और आने वाले 10-15 सालों में आप देखने मिलेगा कि ये रेशियो इतना बढ़ने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है। अगर जो पैसा बना रहा है, अगर विमेन पैसा बना रही है, तो दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट, दे आर स्पेंडिंग हेवीली, कंजम्पशन बूम है। जो स्पेंडिंग आ रही है, अगर आप अपने आसपास देखो, बहुत दूर ना देखो, आपको समझ में आएगा कि जिस रैपिड पेस से स्पेंडिंग हो रही है हमारी कंट्री में, ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है ही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, इफ आई आस्क यू कि यहाँ से आने वाले समय में आप लोगों का इनकम बढ़ेगा या नहीं, तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों को क्या लगता है आने वाले समय में आपका इनकम बढ़ेगा या नहीं। एंड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मोल्ड करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा। अब मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आने वाले समय में आप लोगों का खर्चा बढ़ेगा या नहीं। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आने वाले समय में आप लोगों का खर्चा बढ़ेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? यस, यस, यस। देखिए, जब मैंने इनकम की बात की तो कम रिप्लाईज आए, बट जब मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ तो थोड़े ज्यादा है। देखिए, अब ध्यान से सुनिए और समझिए, आपका खर्चा बढ़ेगा यानी किसी ना किसी की इनकम बढ़ेगी। ये डबल एंट्री सिस्टम है, आप खर्चा करोगे, किसी ना किसी की इनकम बढ़ेगी, ठीक है? तो जब आपका खर्चा बढ़ता है तो किसी ना किसी का इनकम जरूर बढ़ता है, और देश ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि कंजम्पशन बूम है अभी। देन अगेन, हमारा जो बेनिफिट है, यूथ पॉपुलेशन, 42 करोड़ यूथ जो है वो बिलो 18 है। हमारे देश की एवरेज एज अगर आप देखोगे तो इट कम्स अराउंड 29। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें एवरेज पॉपुलेशन एज इज 29, और जब आपकी एज कम होती है तो चीजें आपके फेवर में होती है, डिपेंडेंसी कम होती है, आप इनकम जनरेट करते हो, इट क्रिएट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप किसी पे डिपेंड नहीं होते, और आप जब इनकम करते हो तो आप खर्चा भी बढ़ाते हो, और जब आप खर्चा बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो एक कंट्री ग्रो करती है, ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर्स है फंडामेंटल, जिसकी वजह से क्लियरली विजिबल है कि इंडिया जो है आने वाले समय में बहुत ग्रो करने वाला है। नियरली 60 से 70% जनता हमारी रूरल रूरल इकोनॉमी में रहती है, गांव में रहती है। गांव में जो जनता रहती है वो कैश रिच होती है। ये जो हम मेट्रोज में देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी है, क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग करती है, बट असली पैसा आपको रूरल में देखने मिलता है। रूरल इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। कोविड हुआ बट उसका इम्पैक्ट रूरल में बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अर्बन में देखने मिला। तो रूरल पॉपुलेशन इज अगेन। इंफ्रा जिस तेजी से बढ़ रहा है, आप अपने आसपास देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, कंटिन्यूअस रोड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हर जगह वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हम डेवलपिंग नेशन है, अभी तो इंफ्रा जो है हमारा वो कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में बहुत रैपिडली ग्रो करने वाला है। तो ये एक फैक्टर हो गया। वर्किंग वुमेन रेशियो बढ़ने वाला है कंटिन्यूअसली, जो कि बढ़ रहा है। देन मिडिल क्लास का पावर ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 टाइप की जनरेशन होती है, ओल्ड एज, मिडिल एज एंड न्यू एज, यंग एज। ओल्ड एज में क्या होता था, पहले माइंडसेट जो है काफी लिमिटेड होता था, बाइंग कैपेसिटी थी, पैसा कमाया है, बट स्पेंड जो करते थे वो लेस करते थे, सेविंग करते थे, टेंशन में रहते थे हमेशा, और लग्जरी नाम की कोई चीज नहीं थी। एक एरा था जो हमने देखा 1990s में, जब हम शैम्पू भी यूज करते थे तो इट वॉज कंसिडर्ड लग्जरी। हमें टेलीविजन देखना होता था तो नेबर के किसी एक के पास हम जाके देखते थे, टेलीफोन यूज करना था होता था, तो इस तरीके से काम होता था। हम हमने ऐसी जर्नी ट्रेवल की है जहां पर आज सबके जेब में अपना खुद का टीवी है, हमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत लंबी जर्नी हमने ट्रेवल की है। आज 1 लाख 1.5 लाख का फोन लेके घूमना इज वेरी नॉर्मल फॉर पीपल, और ये हुआ है पिछले 40 सालों में। ये जो मिडिल एज होता है, इनका माइंडसेट ग्रोइंग माइंडसेट होता है। मिडिल क्लास में बाइंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, स्पेंडिंग भी अच्छी होती है। अब देखोगे एक रिचुअल बन गया है आजकल कि सैटरडे संडे बाहर खाना है, मूवीज देखना है, ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने जाओ तो फ्लाइट्स में टिकट अवेलेबल नहीं है, होटल्स बुक नहीं हो रहे, बसेस अवेलेबल नहीं है, ट्रेन अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्लाइट्स बुक है तो ट्रेन खाली है, सारी चीजें ओवर बुकड है। अगर आप कार बुक करने जाओगे तो आपको पता चलता है 6 महीने साल भर की वेटिंग है। स्कॉर्पियो एक कार लॉन्च करता है, उसके 1 लाख यूनिट्स तुरंत बुक हो जाते हैं एडवांस में। तो इस तरीके के फेज में हम करंटली है। स्पेंडिंग इज ह्यूज। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, सैटरडे संडे निकाल के किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी सिटी के, फॉर दैट मैटर आप नागपुर के ट्रिलियम मॉल में जाइए और अपने आसपास नजर घुमा के देखोगे तो आपको दिखेगा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्रॉम 18 to 30 ईयर्स। इतना यंग पॉपुलेशन है हमारे देश में, और ये यंग पॉपुलेशन का जो पावर है ना स्पेंडिंग का, इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी इज ह्यूज। ये लोग तो वरी फ्री है,
बाइंग ह्यूज करते हैं, स्पेंडिंग बहुत स्पेंडिंग करते हैं, घर में बड़ा फोन सबसे इनके पास है, मैकबुक इनके पास है, इतनी स्पेंडिंग करते हैं, फैशन में हर जगह पे इनकी स्पेंडिंग है। रिसेंट एज के जो लोग हैं ना, उनका पहले जैसा माइंडसेट नहीं रहा है। पहले क्या होता था, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी नए नए प्रोफेशन ऐसे बन के आ रहे हैं, फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट, देन कुकिंग, टीचिंग। ये लोग जो है रैपिडली पैसा बना रहे हैं और हेवीली स्पेंड कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द कार जो बाय हो रही है ना, लग्जरी कार्स, वो ये एज के लोग बाय कर रहे हैं, कम एज के लोग। यूट्यूब, ये जो कोविड होने के बाद ये जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, ये जो हम आप और मैं भी बात कर रहा हूँ जूम के थ्रू, ये जूम कंपनी भी लिस्टेड है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। आप जो अपने घर पे एसी में बैठे हो, ये सारी कंपनीज लिस्टेड है, पंखा लगा के बैठे हो, ये सारी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो हम और आप लोग बात कर रहे हैं, बट ये कंपनीज कंटिन्यूसली पैसा बना रही है यहाँ पे, जो कि रुकने नहीं वाला है इन कमिंग फ्यूचर। तो आने वाले 20-30 साल इज गोइंग टू बी क्रेजी। और आप पिछले 40 सालों की बात करो तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट यंग एज में प्रोफेशन डिफरेंट हो गया, माइंडसेट डिफरेंट हो गया, इन लोगों का कंजम्पशन बहुत ह्यूज है। तो ये जो स्टोरी है, खर्चा जो बढ़ने वाला है, इससे देश की ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन की वजह से। देखिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैन 2008, अक्टूबर 2008, जैन 20, मार्च 20, अक्टूबर 21, अक्टूबर 2022। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान देके, पिछले 40 सालों की अगर हम बात करें तो इंडिया का साइज जो है आज, वी आर $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट 1990s में हम जो थे, हमारी जो जीडीपी थी वो थी 30 लाख करोड़ की। आज जो हमारी जीडीपी है वो नियरली 270 लाख करोड़ की है। तो आप समझ लो ये जो ग्रोथ हुई है 30 लाख करोड़ से 270 लाख करोड़ की, इसमें हमें कितना समय लग गया? ऑलमोस्ट आप 1947 से पकड़ लो, 47 से 90 तक तो हमने कोई ग्रोथ नहीं की है, टोटली मिस आउट की हमने। मैन्युफैक्चरिंग बुल रन जो चल रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड, 1990 से हमारी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई है, और वहां से हमने पिछले 40 सालों में इतना अचीव किए हैं। जहां पर आप देखिए, सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1979 में 100 से। आज जो सेंसेक्स आप देखते हो दैट इज अराउंड 59,000। तो आपका पैसा जो है 590 टाइम्स बना है, 590 टाइम्स इन सेंसेक्स, ठीक है। अब ये सेंसेक्स अक्टूबर 2008 में 8,000 था, जैन 2020 में 42,000 था, मार्च 2020 में 25,000 हो गया जब कोविड आया, ब्लैक स्वॉन इवेंट, कोविड आया, 25,000, करंटली इट इज अराउंड 60,000। ये जर्नी रही है सेंसेक्स की। पिछले 40 सालों में इतने ह्यूज रिटर्न बना के दिए हैं स्टॉक मार्केट ने। और अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं तो एक चीज आज ध्यान में रख लीजिएगा आप सब लोग, स्टॉक मार्केट शेयर्स खुद उस तरीके से परसू करना चेंज करिए। आप सोचिए कि आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप स्टॉक्स और शेयर खरीद रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वो पर्टिकुलर बंदे के पार्टनर बन रहे हो। रिलायंस खरीद रहे हो तो अंबानी के पार्टनर बन रहे हो, भले ही बहुत छोटे, बट बन पार्टनर रहे हो। जब ये ऐसा अप्रोच आप लेके चलोगे ना, तब आप उस चीजों को होल्ड कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज क्या, प्राइस फ्लक्चुएशन कर करके आप प्रॉफिट लॉस बुक करोगे, छोटी छोटी, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। बट जब कोई हम बिजनेस बाय करते हैं ना, तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, ठीक है। तो ये सेंसेक्स ने इस टाइप के रिटर्न दिए हैं। अब इस पीरियड में, सेम पीरियड में जीडीपी, जीडीपी क्या होता है हमारे देश में? हमारे देश में हर बंदा जितना भी, मतलब सर्विसेज, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, जिससे भी जितना बिजनेस ओवरऑल आता है ना, जो साइज का, उसे सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिए जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी जो था 2008 में 50 लाख करोड़ का था हमारा, अभी कितना है? 258 लाख करोड़ का, 5 टाइम्स वहां से ग्रो हो चुका है। 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है इंडिया अभी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग 7% से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सोचिए 7% से हम कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं तो हर 10 साल में हमारा साइज डबल होता है। तो अगले 10 सालों में उस लॉजिक से हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो हो जाएगी यहाँ से डबल, 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। और उसके 10 सालों में 6 से 12 ट्रिलियन डॉलर, और उसके 10 सालों में हम 12 से 24 ट्रिलियन डॉलर। तो ये तो पक्की बात है कि आने वाले 2-3 डिकेड्स में हम लोग टॉप 3 में रहेंगे। चाइना, यूएस एंड इंडिया। एक समय था जब इंडिया और चाइना टॉप में थे, फिर से एक समय आने वाला है जहां पर इंडिया और चाइना टॉप में रहेंगे। तो इंडिया जो है टॉप 3 में रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, और हम ही ऐसी इकलौती इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में जो 7% से ग्रो कर रही है, जो इतनी बड़ी है। तो पॉइंट इज कि आने वाले समय में बहुत बड़े रिटर्न्स बनने वाले हैं मार्केट में। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो ना, तो पैसा कहाँ बनेगा? बिजनेसेस में बनेगा। एक्चुअल पैसा जो बनता है वो बनता है बिजनेसेस में। तो या तो बिजनेस करना है या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, सिंपल। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। तो ये जीडीपी इस तरीके से ग्रो हो रहा है जो कॉन्स्टेंटली ग्रो होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी ग्रो हो रही है,
पर कैपिटा इनकम वाइज वी आर फार बिहाइंड, बट धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा और इसकी वजह से और ग्रोथ आएगी। और एक चीज, ये जो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं ना, जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का साइज है वो जीडीपी के आसपास होता है कभी भी। तो पिछले 40 सालों में जिस तरीके से जीडीपी बढ़ा है उस तरीके से स्टॉक मार्केट भी बढ़ा है और इस तरीके के रिटर्न भी डिलीवर किया है मार्केट ने हमें, ह्यूज रिटर्न्स। तो आने वाले समय में हम बोल रहे हैं कि हमारा साइज 2 गुना 3 गुना होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो रिस्क ऑफ कोर्स कम रहेगा, बट आपके रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं, 2 डिजिट के रिटर्न बन सकते हैं। 2 डिजिट रिटर्न्स आर ग्रेट रिटर्न्स। इन्फ्लेशन बीट करना हमारा एम है और हमें अगर कॉन्फिडेंस है हमारी देश पे कि हमारा देश ग्रो करने वाला है, डेफिनेटली। देश ग्रो कैसे करता है? जब देश के बिजनेसेस ग्रो करते हैं। जो कोविड आया था बिजनेसेस क्लोज हो गए थे, और बिजनेस क्लोज हो गए थे तो पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सारी चीज कुछ नहीं रहती। बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। बिजनेस रेवेन्यूज देता है और वो जो रेवेन्यूज है गवर्नमेंट को हम उससे टैक्स पे करते हैं। तो बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ से हम फ्लरिश करने वाले हैं तो डेफिनेटली अ बिग अपॉर्चुनिटीज देयर जहां पर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें टाइम देना होता है, यहाँ पे लंबा समय देना होता है। तो इट्स नेवर टू लेट। जब आपके पास पैसा हो तब आपको शुरुआत कर देना है। तो यहाँ से ये जो है जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ से डबल होगा तो ये भी डबल होगा। तो आप सोचिए पिछले 40 सालों में किस टाइप के रिटर्न बना के दिया है मार्केट ने, तो आने वाले 20-30 सालों में किस टाइप के रिटर्न बनेंगे, क्योंकि आने वाले 20-30 सालों में यहाँ से 3-4 गुना का साइज हो जाएगा 30 सालों में। तो किस तरीके के रिटर्न बनेंगे। अब आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7% और आपका इन्फ्लेशन जो है वो 7% है। तो 7 और 7 14, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज 14%। ठीक है, पूरा देश 7% से ग्रो कर रहा है जीडीपी अगर 7% है तो। और अगर आप भी 6-7% से अपना पैसा बिल्ड करोगे तो आपने कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया है अपने पैसे पे। अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल करना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क एडजस्ट, मतलब आप प्रॉपर रिस्क अगर लोगे, सही तरीके से कंट्रोल्ड रिस्क लोगे तो उसमें रिटर्न भी अच्छे बनेंगे। सो इट्स नेवर टू लेट। जितना जल्दी हम स्टार्ट करें उतना बेटर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स इज 60,000, आप लोगों को दिखता भी, आप मनी कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा सेंसेक्स इज 60,000, निफ्टी इज 17,500। बट मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल सेंसेक्स इज 89,000 आज के टाइम पे। ये देखिए, एंड निफ्टी इज 25,396। ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स। जो हम सेंसेक्स 60,000 देखते हैं ना, उसमें डिविडेंड यील्ड काउंट नहीं होती। जितनी भी कंपनीज है ना, ये डिविडेंड भी पे करती है। तो 40 सालों से डिविडेंड भी पे कर रही है, वो काउंट नहीं होता सेंसेक्स में। तो जब हम बात करते हैं सेंसेक्स ने कितने रिटर्न दिया, तो हम बोलते हैं कि शुरुआत 100 से हुई थी, आज 60,000 है, तो 600 टाइम्स रिटर्न दिया है। बट ऐसा नहीं है, रिटर्न आए हैं 890 टाइम्स। टोटल रिटर्न इंडेक्स देखा जाता है जिसमें डिविडेंड यील्ड भी एडेड है ऑलरेडी। सो ये होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। We are sixth largest economy and we will be third largest in coming 1 or 2 decades. Not one, of course 2 decades. आने वाले 10-20 सालों में हम देखेंगे कि हम जो है टॉप 3 में आ जाएंगे। अभी वी आर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम में हम 130वें रैंक में है, जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है धीरे धीरे, एंड इट विल ऑल्सो फेवर अस। ये देखिए, पर कैपिटा इनकम एक टाइम बहुत कम हुआ करता था जब प्रॉब्लम थी हमारे देश में बेसिक नेसेसिटीज की, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। बट आज डिस्क्रिशनरी स्पेंड काफी ज्यादा देखने मिलता है, स्पेंडिंग काफी ज्यादा देखने मिलती है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो हम बेसिक नेसेसिटीज के अलावा स्पेंडिंग बहुत कर रहे हैं। तो स्पेंडिंग बढ़ने ही वाली है तो किसी ना किसी की इनकम बढ़ेगी, और किसी ना किसी की इनकम बढ़ेगी तो पैसा एज एन इन्वेस्टर हम बनाएंगे। आज मैं और आप लोग जूम के थ्रू कनेक्टेड है, जूम यूएस में लिस्टेड है। हम लोग यहाँ पर जूम पे कनेक्टेड है, बट जूम वहां बैठे बैठे पैसा बना रहा है। आपके मोबाइल, मेरा लैपटॉप, इन सारी चीजों में बिजनेसेस है। आपके आसपास इतने सारे बिजनेसेस है। एसी लगे हुए वो सारी कंपनीज लिस्टेड है, जो पंखे चल रहे हैं वो इस कंपनीज लिस्टेड है। आपका जो फर्नीचर है उसमें जो फेविकॉल लगा है वो लिस्टेड है, जो पेंट करा हुआ है वो लिस्टेड है। ये सारी कंपनीज, बिजनेसेस लिस्टेड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू स्टॉक मार्केट्स। पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज वो होती है जिनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे इजीली अवेलेबल होती है। My message is very clear कि start investing as soon as possible. It's never too late.
जब आपके पास पैसा है तब आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना समय दोगे उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा। द एम इज टू अचीव मैक्सिमम पॉसिबल आरओआई बाय कीपिंग आवर रिस्क प्रोफाइल, बाय मेंटेनिंग आवर रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पर देखिए ये वेल्थ चार्ट में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ है वेल्थ क्रिएटर्स, ये है वेल्थ प्रिजर्वर्स। वेल्थ प्रिजर्वर्स यानी जहां हम सेविंग कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर आपका वेल्थ प्रिजर्व करेगा। फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड्स एफडी आपका वेल्थ प्रिजर्व करेंगे। इंश्योरेंस में यूलिप टर्म और जो गारंटी प्लान आप लेते हो मनी बैक, वो सब ये सारी चीज आपका वेल्थ को प्रिजर्व करेगी, आप जितने भी पैसे। बट वेल्थ क्रिएट कहाँ होगी? वेल्थ क्रिएट होगी आपके रियल एस्टेट, इक्विटीज में। इक्विटी यानी इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस। इक्विटीज क्या होता है? बिजनेस का हिस्सा। शेयर्स क्या होता है? कंपनी में ओनरशिप। तो मैसेज इज वेरी क्लियर कि आप अगर देखोगे कि क्या एरा ट्रांसफॉर्म हुआ है इंडिया में। एक टाइम बबल था आईटी कंपनीज का, आज हमारे यहाँ पे एमबीए सीएस बीकॉम ग्रेजुएट सब लोग चाय का धंधा कर रहे हैं। डिफरेंट एरा क्रिएट हो रहा है एक। सो बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और ये सिर्फ हमारे नागपुर में या कोई पर्टिकुलर सिटी में नहीं हो, ये रूरल में भी उतना रैपिडली हो रहा है। आप कहीं भी जाइए, इतनी तेजी से फैला है ये 2-3 सालों में। तो इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, पैसा बन रहा है। तो या तो आपको बिजनेस करना है या तो किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई और असेट क्लास नहीं है जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पर आपके पास रियल एस्टेट में ऑप्शन है जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पैसा बड़ा लगता है, एक चंक में पैसा लगता है। इक्विटीज में एक एक्टिव ऑप्शन होता है, पैसिव। एक्टिव में आप इन्वेस्टमेंट थ्रू आईपीओ स्टॉक्स डायरेक्ट खुद कर सकते हो अगर आपको नॉलेज हो। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। अदरवाइज पैसिव में यू हैव अ ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स इज अ फैंटास्टिक असेट क्लास इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का बहुत बेनिफिट है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आपके लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ में आपका पैसा मैनेज करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न डिलीवर करके देता है। यहाँ पर सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं होती, यहाँ पर डेट में भी इन्वेस्टिंग होती है, मिक्स इन्वेस्टिंग होती है, दोनों जगह। तो म्यूचुअल फंड में सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे यूएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स। देन आपके पास पीएमएस ईएएफ ऑप्शन है, ईटीएफ्स है, मॉडल फंड्स है, प्राइवेट इक्विटी है। ये तो काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इन पैसिव यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो जो सवाल है हाउ टू स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट इफ यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज, यू शुड स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। एसआईपी रूट्स, छोटे छोटा अमाउंट डालना शुरू करो एंड स्टार्ट विद एडवाइजर। क्योंकि एक एडवाइजर सिर्फ आपको ये नहीं बताता कहाँ इन्वेस्ट करना है। एडवाइजर का प्राइमा फेसी काम ये होता है कि जब इन्वेस्टर पैनिक करता है ना नेगेटिव रिटर्न्स में, तो उसे एग्जिट नहीं लेने देना। गलत टाइम पे अगर वो कोशिश कर रहा है एग्जिट लेने की तो उसको रोकना। जब कभी ब्लैक स्वान इवेंट आती है, ब्लैक स्वान इवेंट है ऐसे इवेंट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया और उसकी वजह से मार्केट बहुत गिर रहा है, जैसे कोविड हो गया, इस टाइप की जो इवेंट आते हैं ना, वॉर हो रहा है तो ये ब्लैक स्वान, उसकी वजह से मार्केट बहुत करेक्ट होता है। तो वो टाइम पे जो एडवाइजर पैसे डलवाता है, तो एडवाइजर का काम होता है आपके इमोशंस को मैनेज करना और थोड़ा बहुत कि किस तरीके से एसेट एलोकेशन लेना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, ये भी डेफिनेटली वो बताता है। बट मेजरली आपके इमोशंस को मैनेज करना, सही टाइम से आपसे इन्वेस्ट करवाना और सही टाइम पे आपको एग्जिट कराना। और जब आप पैनिक मोड में एग्जिट कर रहे हो तब आपको रोकना। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू अ एडवाइजर, ऑलवेज एडवाइजेबल। सो you can start with mutual funds. My message is very clear, it's time to invest, don't miss out on India opportunity। और ये बोल के मैं कंक्लूड करूंगा अपने सेशंस को। आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, आई एम ओपन फॉर डाउट्स। Is anyone having any doubts? आप कुछ भी डाउट्स है आज के सेशन के रिलेटेड तो आप हितेश से पूछ सकते हैं, हितेश जी से। थैंक यू सो मच प्राची जी, थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। I hope this 45 minutes were valuable. एनी डाउट्स? आपको डाउट्स है तो आप हैंड्स रेज कर सकते हैं।
Thank you so much everyone. What is private equity? Someone asked. प्राइवेट इक्विटी बेसिकली क्या होता है, देखिए जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर मैच्योर कंपनीज आती है। मैच्योर कंपनीज यानी उनने एक साइज अचीव कर लिया है, उनने पब्लिक से पैसा ले लिया है, वो पब्लिक कंपनी है, तो वो हो गई आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कंपनी उतनी मैच्योर नहीं होती, वो बिजनेस स्टार्ट करती है, एक्सपांशन मोड पे होती है ना, तब कंपनीज को लगता है पैसा, तो वो पैसा रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। आप आपका पैसा जो है वो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू रेस कर सकते हो। आपने कई बार स्टार्टअप फंडिंग सुना होगा, जहां पर एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वहां पे आप, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वहां से आप रेस कर सकते हो। देन प्राइवेट इक्विटी इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जहां से आप पैसा रेस कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, अगर उनको आपका बिजनेस अच्छा लगता है और आप उन्हें अप्रोच करते हो, उन्हें भी लगता है कि यस इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन योर, वो इन्वेस्टमेंट आपको देते हैं, तो उसे हम प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। तो एज अ कंपनी के एंगल से अगर आप देखोगे तो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू आप पैसा रेस कर सकते हो, उसे हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। और जो हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज देखते हैं ना, शेयर स्टॉक, ये थोड़ा मैच्योर स्पेस हो गया, जहां पर ऑलरेडी हो सकता है कई कंपनीज प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जा चुकी है और अब वो पब्लिक से पैसा ले रही है। बट जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को ये करना ही है कि पहले एंजल से पैसा ले फिर प्राइवेट इक्विटी से रेस करे, तो वो होता है प्राइवेट इक्विटी। कितना परसेंट सेविंग शेयर्स में इन्वेस्ट करें, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की। सी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। अब इक्विटीज में क्या है, हम बिजनेसेस को बाय करते हैं, तो जब भी हम बिजनेसेस को बाय करेंगे तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सपोज हम किसी बिजनेस को बाय कर रहे हैं, हम उसके बिजनेस में हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रमोटर कैसा है, जो बिजनेस कर रहा है वो बंदा कैसा है, क्वालिटेटिव फैक्टर में वो हमने देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस हमें लगता है यहाँ से अच्छा करेगा, तो बिजनेस किस प्रोडक्ट में, किस सर्विस में, और आने वाले 5-10 सालों के लिए वो सर्विस और वो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रह सकती है। ठीक है, देन अगेन उनके कॉम्पिटिटर्स भी है। हम अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो इसी में क्यों डाल रहे हैं, इसके कॉम्पिटिटर में क्यों नहीं डाल रहे, ये सारी चीजें। देन हम जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन कैसा है, वो फेयरली प्राइस्ड है, वो ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है। तो इन सारी चीजों के लिए पब्लिक डोमेन पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें आइडिया नहीं होता चीजों का, हम रैंडमली चीजें करने लगते हैं और फिर रिस्क वहां से आती है। अगर हम कंफर्ट सारी चीजें देख के काम करें, सही जगह पे इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होता है। कितना परसेंट सेविंग आपको करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सबसे पहले आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करानी होगी। आपको समझना होगा कि इसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है, उसके हिसाब से फिर आप जा सकते हो आगे। और आप स्टार्ट करिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 50 से 60 स्टॉक में एक साथ इन्वेस्टमेंट होता है, तो रिस्क उतनी कम हो जाती है, बट आपको ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेशन मिल जाता है। और उसमें भी आप एसआईपी रूट अगर लोगे तो और रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप डिफरेंट टेन्योर पे इन्वेस्ट करते हो, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है हमें। तो अगर कोई सही एडवाइजर के थ्रू जाओगे तो आपका डेफिनेटली एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। हाउ टू फाइंड अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल मैनेजर। आप ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु इज फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड हु इज सेल्समैन। कई लोग आके हमें पॉलिसी चिपका के चले जाते हैं, जो चीजों की हमें जरूरत नहीं होती वो चीज हमें चिपका के चले जाते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ो जो फीस चार्ज करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं आपकी प्रॉपरली, लाइसेंस्ड होते हैं जो प्रॉपरली, जिनके पास डिग्रीज होती है अप्रोप्रिएट, और फिर वो उस तरीके से काम करते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं, अदरवाइज आपके कांटेक्ट में कई लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा है तो उनके थ्रू भी जा सकते हो। बस उनका इंटैक्ट क्लियर होना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर का, वो आपके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉस्पर करोगे तो वो प्रॉस्पर करेंगे डेफिनेटली। अगर बट उनका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा कि उनको कोई पॉलिसी और प्लान बेचना है, तो फिर आप कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाओगे, दिस इज फॉर श्योर। तो फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल मैनेजर आपको ढूंढना है, तो कई ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, तो वो फीस लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं, एवरी ईयर रिव्यू और रिबैलेंसिंग करते हैं, तो आप उनके थ्रू जा सकते हो। Darshana ji has raised her hand. व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट यानी आप समझ लीजिए, एवरीथिंग इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है, जैसे आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपए को आपको पूरा गोल्ड में नहीं डालना है, पूरा इक्विटी में नहीं डालना है, पूरा का पूरा डेट में नहीं डालना है, उसको आप किस तरीके से प्लान करते हो। समझ लीजिए आप 30 रुपया जो है वो इक्विटी में डाल रहे हो,
₹20 जो है आपने डेट में डाल दिया, ₹10 जो आपका गोल्ड में है, ₹10 आपका यूएस इक्विटी में है। इस तरीके का जब आप अप्रोच लेते हो ना, तो उसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी इस तरीके से ही बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड। तो एज पर योर रिस्क प्रोफाइल आपका एसेट एलोकेशन डिफाइन होता है। एसेट एलोकेशन यानी आपका ₹100 किस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इसने 5,000 का एसआईपी किया तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ सेम फंड में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरे गोल्स डिफरेंट है, मेरी सेविंग हैबिट डिफरेंट है, मेरी स्पेंडिंग डिफरेंट है, और मेरा रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है कहाँ हमें जाना है। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपने बहुत अच्छे से समझाया। महंगाई का तो बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन किया, जो पहली बार मैंने सुना। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा किया। हाँ, और इसके पहले भी वीएलएफ के इस पे बहुत गोल्डन पर्स में हुआ है, तो उन्होंने भी बहुत जानकारी दी जो हमें बहुत हेल्पफुल हो रही है। पर मुझे ये होता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना ना, ओके। ये सब, हाँ, तो मुझे वो बहुत कंफ्यूज होता कि ऐसे बैंक्स में वगैरह करना, एसबीआई, आईसीआई या ये जीरोदा वगैरह रहता, क्योंकि वो कभी कभी ऐसे लगता ना कि वो एप्लीकेशन में वो सही दे, या कभी कभी होता ना कि वो ले लेते कि राइट। वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। ओके वो ओके। कभी तो मुझे वो बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं बहुत देखिए, दिन से वो हाँ, डीमैट अकाउंट ओपन ही नहीं कर मैं रही। आपको बताता हूँ। देखिए कैसा है, इंडियन मार्केट इज कम्प्लीटली रेगुलेटेड। जितने भी ब्रोकर्स है, वेदर इट इज जीरोदा, एसबीआई, मोतीलाल, एनीवन, इन सबको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का बॉडी है, जो सिर्फ बना ही इसीलिए कि वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे। तो ये आपके साथ कभी नहीं होगा कि कोई ब्रोकर ने फ्रॉड कर दिया, अनलेस एंड अनटिल ब्रोकर बहुत ही अलग है। बट आप जीरोदा में जा रहे हो तो जीरोदा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर। उनके प्रमोटर जो है दे आर इथिकल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप ओपन करोगे, वो नहीं बेच सकते आपके बिहाफ में, से भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। बट जैसे आप बात करें तो उससे समझ में आ रहा है कि आप बहुत न्यू हो ये एरिया में, तो कंप्लीटली अवॉइड कर रही है डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टिंग, क्योंकि ना ये सारी चीजें बहुत, एरिया इज वेरी वाइड, एक चीज देखने से यहाँ पे नहीं होता काम। तो आप स्टार्ट करिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू। वहां पर एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए काम करता है। वो क्या करेगा, आपका जो भी अमाउंट है, ₹1,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख, वो मल्टीपल स्टॉक्स खरीदता है उसमें। तो उसमें आपकी रिस्क जो है और मिटिगेट हो जाती है। धीरे धीरे आप लर्निंग पे फोकस करिए, और जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट में फैमिलियर होते जाओगे ना, उसके बाद जब कॉन्फिडेंट हो जाओ, तब आप डायरेक्ट इक्विटी में अकाउंट ओपन करो और फिर ऑपरेशन शुरू करो। डायरेक्टली जंप मत करो। अगर आप किसी को देख के कर रहे हो तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। स्टार्टिंग में हम पैसा डालते हैं, एक्सपीरियंस खराब होता है ना, फिर लाइफ टाइम में हम पैसा कभी नहीं डालते, और उसके वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, जो पोटेंशियल लॉस होता है, वो बहुत बड़ा होता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनकी एक पीढ़ी को नुकसान हुआ, अब वो अलाउ ही नहीं करते आगे में इन्वेस्ट करने के लिए, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल लॉस होता है वो बहुत ह्यूज होता है। तो आप म्यूचुअल फंड का जो है वो रूट लीजिए, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। बट आपको करना ही है तो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करिए, कोई इशू नहीं जाएगा आपको। स्टार्ट स्मॉल और धीरे धीरे बढ़ाइए जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एंड कीप लर्निंग, बस। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सही है क्या? देखिए, मैंने जैसे बोला कि गोल्ड हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, इट्स अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब गोल्ड हमारे पास होना चाहिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। या तो फिजिकल गोल्ड ले लो, दैट इज ऑल्सो ओके। आप डिजिटल गोल्ड ले लो, उस वो भी ओके है। उसके लिए आपको फायदा ये होगा कि आपको ना लॉकर वॉकर की झंझट नहीं पालनी पड़ेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी का रिस्क नहीं रहेगा। तो इसमें एक और ऑप्शन है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट हमें ब्याज भी देती है, बट उसमें यह है कि 6 साल 7 साल का लॉक इन हो जाता है। तो अगर आपका व्यू क्या है, कंजम्पशन के लिए गोल्ड ले रहे हो, इन्वेस्टिंग के हिसाब से गोल्ड ले रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है, तो आप सोरिन में भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप उतने लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हो, तो आप सोरिन लो। बट प्रॉपर एसेट एलोकेशन करो, 10% 15% से ऊपर नहीं जाना है। जब कभी ऐसे कोई ब्लैक स्वान इवेंट आते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम होने लगती है, तब गोल्ड में एक्सपोजर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, जो कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेटर तरीके से बता सकता है, जिसे हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहते हैं, जो स्पेशल इवेंट जब होती है ना, तब वो किया जाता है। तो यस, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि गोल्ड जितना रिटर्न देगा उतना ही वो रिटर्न देगा, जितना उसका 6 7 साल का टेन्योर है। गवर्नमेंट भी 2.5% ब्याज देती है उसके ऊपर से। एनीथिंग एल्स, एनीवन?
Hitesh, very well explained. Thank you. Thank you. Anyone has any doubts? Mangala's iPhone, ये show हो रहा है hand raise. Okay. Is it solved? I think उन्होंने पूछा था how to find appropriate financial manager. Yes, yes. Okay, thank you. Hitesh ji, thank you so much. We enjoyed Thank your you. talk very much. Thank you so much, ma'am. We expect that you come very often to our this forum. Definitely, ma'am. Definitely. That would be very nice of you. So nice listening to you. I enjoyed your talk. Thank you so much. I'll definitely come again. Okay. Any other questions? So I think we can wind up the session. Thanks a lot, Hitesh. Thank you so much for giving us so valuable comments and all. And I prefer कि सब लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए. जैसे आज हितेश ने बहुत अच्छी एक बात बोली थी कि जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, मे इट बी इन रिलायंस के फंड्स में किसी में, तो ट्राई टू लर्न कि हाँ हम उससे पार्टनरशिप करें, भले ही थोड़े से अमाउंट में, बट ट्राई डूइंग दैट. तो इससे क्या पार्टनरशिप होता है. यस, भले ही थोड़ा अमाउंट हो, बट वो जो आपने बात कही है वो सबको मोटिवेट करेगी कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग. घर पे रखा पैसा कुछ यूज नहीं आने वाला है अब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे. आज अगर मेरे पास भी 10,000 रुपीज है घर में ऐसे आइडल पड़े हैं, दैट उसका कुछ भी यूज नहीं है. इफ आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग इट विल बी फ्रूटफुल. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हितेश जी ने जो एक्सप्लेन किया है उसको थोड़ा सा आप वापस, हमारे सेशंस यूट्यूब पे अपलोड होंगे VLF के थ्रू, तो एक बार फिर से कुछ कंफ्यूजन है तो आप उस पर भी देख सकते हैं. एंड कुछ भी हम डाउट्स रहे आप हमें वापस मैसेज कर सकते हैं हमारे गोल्डन पर्स ग्रुप में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हितेश. Thank you so much for giving me this opportunity. Welcome. Thank you. Thank you all. Bye bye and have a great day.